गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका के दूसरे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखित है, इसके लेखक है कमलेश्वर। इसके दूसरे भाग का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से जॉर्ज पंचम जो कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ भारत आ रही थी, एलिजाबेथ द्वितीय, उनके लिए क्या तैयारियां चल रही थी वो सब हमने पिछले भाग में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इसमें बताया गया था कि सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में है और उसी के बारे में बता रहे हैं। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, एक लंबी बात है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, यानी कि बहुत ज्यादा शोर हुआ था। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, पास किए थे, यानी कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है उसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने कई सारे सुझाव दिए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी। ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए क्या क्या कार्य हुए, वो सब चीजें इसमें बता रहे हैं। अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, यानी कि उनकी कहीं पे मूर्ति बनी होगी, उसकी नाक के बारे में बात की जा रही है कि उनकी नाक किस प्रकार से हो। और जैसा कि हर राजनीतिक दल में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में और ज्यादातर लोग खामोश थे। यानी कि हर प्रकार का इस प्रकार राजनीतिक कोई भी कार्य होता है तो कोई भी कार्य में कुछ राजनीतिक लोग विपक्ष में होते हैं, यानी कि उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग पक्ष में होते हैं जो उस बात का समर्थन करते हैं, और अधिकांश लोग चुप ही रहते हैं कि हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, कि न हमें पक्ष में रहना है न हमें विपक्ष में रहना है। और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जो खामोश रहते थे वो दोनों तरफ ही बोल लेते थे, कभी वो पक्ष में बोल लेते थे, कभी विपक्ष में बोल लेते थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, यानी कि जो उनकी नाक लगी हुई थी उसके लिए हथियार बंद पहरेदार नियुक्त किए गए थे कि क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, यानी कि कोई उनकी नाक हटा ना दे, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा था। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत से के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों अर्थात इमारतों, खंभों और मूर्तियों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है। अब ये इसमें बता रहे हैं कि कुछ जगह पे तो जो शाही मूर्तियां लगी हुई हैं उनकी नाक हटाने के लिए कई जगह गुरिल्ला युद्ध हुआ है। गुरिल्ला युद्ध होता था छापामारी युद्ध, जो छुप करके वार करते हैं उसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट अर्थात मूर्ति, लाट अर्थात मूर्ति, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है उसके लिए बता रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक अर्थात अचानक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पर लाट की नाक चली गई, यानी कि किसी ने उसकी नाक तोड़ दी या नाक हटा दी। तो ये बता रहे हैं कि सब चीजें थी, पहरेदार भी वहां पे थे, गश्त भी होती रहती थी, सिपाही घूमते भी रहते थे, लेकिन फिर भी उसकी जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक थी वो गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई, यानी कि एलिजाबेथ यहाँ पर आ रही है और वो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक नहीं हो तो बहुत ज्यादा शर्म की बात हो जाएगी, इसलिए बहुत सरगर्मी हुई, यानी बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ी। देश के खैर ख्वाहों अर्थात भलाई चाहने वालों, खैर ख्वाहों अर्थात भलाई चाहने वालों, भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, यानी कि जो देश का भला चाहते हैं, भला सोचते हैं, ऐसे लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई।
एक सभा बुलाई गई और मसला पेश किया गया। मसला यानी कि जो मुद्दा है वो पेश किया गया कि क्या किया जाए, कि इस मुद्दे पर क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, यानी कि हमारी भी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। यदि मूर्ति की नाक नहीं हुई तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी कि ऊंचे स्तर पर सलाह मशवरा हुआ। दिमाग खरोचे गए, दिमाग खरोचे गए यानी कि मुहावरे के रूप में कहा गया दिमाग खरोचे गए, अर्थात बहुत ज्यादा चिंतन मनन किया गया, बहुत ज्यादा सोच विचार किया गया। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। अंत में यही निर्णय हुआ कि यह नाक होना बहुत आवश्यक है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। फिर एक मूर्तिकार ढूंढा गया और उसे तुरंत आदेश दिया गया कि दिल्ली में आ जाए। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। पैसे से लाचार था यानी कि पैसे से कमजोर था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, यानी कि जो आदेश देने वाले थे उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास यानी कि होश में नहीं थे। जब उसने मूर्तिकार ने वहां पर आकर उन जो हुक्म देने वाले जिन्होंने उनको उस मूर्तिकार को बुलाया है उन लोगों के चेहरों की ओर देखा तो उसने देखा कि कुछ लोगों के चेहरे तो उदास हैं, कुछ के लटके हुए हैं, कुछ के बदहवास हैं, जिसमें कोई होश ही नहीं है। इस प्रकार के उन्होंने उसने चेहरे देखे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी कि वो जो मूर्तिकार था वो भी दुखी हो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि तुम्हें जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। वो पूछ रहे कि नाक तो मैं लगा दूंगा, लेकिन यह मूर्ति कब और कहां बनी थी इसकी जानकारी मुझे पहले होनी चाहिए। इस लाट का के लिए पत्थर कहां से लाया गया था, यानी कि इस मूर्ति के लिए पत्थर कहां से आया था, सारी चीजें वो जानना चाहता है ताकि मैं उसको अच्छे से नाक लगा सकूं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। जब उसके इस तरीके के सवाल आए तो जो आदेश देने वाले थे वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब एक दूसरे की ओर देख करके इस तरीके से करने लगे कि भाई तुम ही इस बात का जवाब दो, तुम ही इस बात का जवाब दो। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का सब काम सौंप दिया गया। अंत में मुद्दा इस प्रकार हुआ कि सभी ने एक क्लर्क को, एक बाबू को फोन किया और उसको सारी छानबीन करने का कि क्या कहां से पत्थर आया, किसने वो मूर्ति पहले बनाई और कब बनाई, वो सारी छानबीन करके उसे बोल दिया गया कि आप इसकी छानबीन करके जवाब दो। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। पुरातत्व विभाग वह विभाग जहां पर जो विभाग पुरानी चीजों की जिम्मेदारी लेता है, पुरानी चीजों की देखभाल और उसकी साथ संभाल की जिम्मेदारी रखता है, उसे पुरातत्व विभाग कहा जाता है। जो पुरानी चीजों की देखभाल से जुड़ा होता है, उसकी फाइलों के पेट चीरे गए। यहाँ पे भी एक व्यंग रूप से भाषा का प्रयोग किया गया है। फाइलों के पेट चीरना अर्थात फाइलें खोली गई और उनको जांचा गया पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिए किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी कि जो फाइलें हैं, जो दस्तावेज हैं, उसमें से सब कुछ गायब हो चुका है। अब वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जो जानकारी आपने चाही है वो जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी कि किसी कार्य के पूर्ण होने की जिम्मेदारी आप पर है। जो कमेटी बनाई गई कि उसकी छानबीन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को कहा गया कि आप ही खोज करके निकालिए और इस पूरे कार्य का दारोमदार, पूरे कार्य की जिम्मेदारी आपके कंधों